अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़्यादा ज़ेर बहस आते हैं और हमारी कोशिश यही होती है हमेशा कि एक आम आदमी के मसले पर बात की जाए। सियासी नौइयत के मामलात आजकल ज़्यादा ज़ेर बहस आ रहे हैं और जो पैगामात आपके हम तक पहुँचते हैं, हमारी तो कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं मामलात पर गुफ्तगू की जाए जिसमें एक आम आदमी की दिलचस्पी है। इसके अलावा कुछ समाजी नौइयत के मामलात हैं जिसके ऊपर हम हमेशा अपने प्रोग्राम्स में बात करते हैं। ये प्रोग्राम का जो फॉर्मेट हमने तरतीब दिया है कुछ ऐसा है कि पहला जो हिस्सा है, आप ये समझ लीजिए कि 9 बजे के बाद से लेकर 10 बजे तक, उसमें समाजी नौइयत के मामलात, मुआशी मामलात और मुल्की जो सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर गुफ्तगू की जाती है। और दूसरे हिस्से में अमूमन हम बात करते हैं आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। तो वो सिलसिला इंशाल्लाह आज भी जारी रहेगा। बहुत सारे सवालात उस सेगमेंट के लिए भी हमें मौसूल होते हैं जो आपके सेहत से जुड़े मामलात हैं। पहले हिस्से में थोड़े से मामलात जो समाजी मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनको पहले खुशामदीद कहता हूँ और फिर उनसे हालात हज़रा पर गुफ्तगू की जाएगी। हमारे मौजूद मेहमान सईद रशीद साहब तज्ज़ियाकार की हैसियत से यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी सईद भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सईद भाई, बहुत सारे मामलात हैं, आप और हम मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर गुफ्तगू करते आए हैं। आजकल एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, हमारे मुल्क में गैर यकीनी बहुत पाई जाती है, किसी भी हवाले से हो। क्रिकेट का मैच ही लोगों को नहीं पता होता कि ये टीम जो नंबर 1 है, आया ये मैच में कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। कमज़ोर टीमों से भी बुरी तरह से शिकस्त खा जाती है, तो वहाँ पे तो गैर यकीनी आप सोच सकते हैं कि किस हद तक पाई जाती होगी। इससे हट के जो दीगर मामलात हैं, मिसाल के तौर पर इलेक्शन की ही बात कीजिए, अभी तक ये अबहम पाया जाता है कि आया होंगे नहीं होंगे। हर इदारा इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए अपने हिसाब से बयान दे रहा है कि इसके ऊपर कोई अभाव नहीं होना चाहिए। डॉलर कहाँ पर रुकेगा कुछ आइडिया नहीं अभी तक। लेकिन एक आम आदमी जो बुरी तरह नाउमीद हो चुका है इस कुल निज़ाम से, बुरी तरह इन तमाम इदारों से, किसी के ऊपर किसी शख्स का कोई एतबार नहीं है। ये बदकिस्मती और इनकी नाकामी है कि कोई भी शख्स किसी भी इदारे से अब कोई उम्मीद उसकी बाकी नहीं रही है कि वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपना काम ईमानदारी से सर अंजाम देगा। ये बड़ी तल्ख बात है और ना चाहते हुए ये बात कहनी पड़ती है, क्योंकि अवामी जो आरा है, जो मुख्तलिफ़ पैगामात हम तक पहुँचते हैं या हम जाके जब लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, जो समझ बूझ रखने वाले लोग हैं और जिनके पास शायद नहीं भी है, वो भी इसी किस्म की बातें कर रहे हैं। ये गैर यकीनी की सूरत हाल के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, आम इंतखाबात के हवाले से? और एक और जो बात मैं चाहूँगा इस पर तफसील से जवाब दीजिए कि ये आम इंतखाबात जो जितने भी मसाइल हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, क्या उनका हल है? क्योंकि तारीख़ ये बताती है मुख्तसर सी कि पीछे जितने भी मामलात हैं वो आज उस हद तक पहुंचा दिए हैं कि ऐसा महसूस होता है कि अब वो हल नहीं हो सकते, क्योंकि आम इंतखाबात वर्ष से वर्ष होते चले गए। मैं चाहूँगा इस पर आप ज़रा गुफ्तगू कीजिए तफसील से। बिस्मिल्लाह। देखिए, जो मुल्क की हम कई दफ़ा कह चुके हैं, बहैसियत कौम हम बर्बाद हो गए, तो वही लीडर निकल रहे हैं, वही जर्नल बन रहे हैं, वही एंकर बन रहे हैं। तो वो पूरी एक जनरेशन 30-40 साल की इस वक्त ऊपर आई हुई है, जो पूरी कौम बर्बाद है। तो हमें उधर से रिजल्ट वही जो कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, वही हो रहा है हमारे साथ। जितना मर्जी कर लें, हमें पूरी एक तरबियत से पूरी जनरेशन वापस निकाल। इलेक्शन का जहाँ तक सवाल है, देखें, इलेक्शन से ये मसला हल होगा नहीं, किसी सूरत से भी नहीं होगा। वो जो खान अब्बासी कहता है ना कि इलेक्शन कराएं या ना कराएं, हमें एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो हमारे बेसिक, जो हमारी वो है ना उर्दू में क्या, नासूर, उनको पहले सर्जरी करे, फिर जाके मुल्क को सही करे। ठीक है। और वो बेसिक सर्जरी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। पीआईए को अब आप नेशनलाइज करने जाएंगे, आप देखिए क्या असर होगा आपका, कौन कौन सी पार्टियां सामने आ जाएंगी। पीपल्स पार्टी तो आ गई है, और देखिएगा पार्टी। आप इसको छोड़ें यार, जो गैर मुल्की निकालने का, अफगानी निकालने का, वो आपके मुल्क को गालियां दे रहे हैं अपने मुल्क, ठीक है। आप इलीगल लोगों को निकाल रहे हैं, अभी लीगल जो ठहरे हुए उनको नहीं, इलीगल को निकाल रहे हैं। तो कल सुप्रीम कोर्ट में वीडियो
उससे जो है ना वो हो रही है उनकी। और करने वाले कौन है? बाबर, वो जो फरहतुल्लाह बाबर पीपल्स पार्टी है, पटिशन कि नहीं निकालो इन्हें। पता है एक मुल्क में इलीगल लोग आए हुए हैं, उसको निकालने के लिए रेजिस्टेंस दे रही है एक पार्टी, सिर्फ अपना वोट बैंक सेट। फजलुर रहमान ने अगेंस्ट बयान दिया है। तो सिर्फ वोट बैंक जिन एरियो में जिनका है या वो खुद बिलोंग करते हैं, अगर मैं कराची से बिलोंग करता हूँ तो कराची की कोई पार्टी अगर गलत भी करे तो मुझे उसको सपोर्ट करना है, इसलिए कि मैं कराची आइट्स हूँ। ये मतलब इस मुल्क के अंदर ट्रेंड बन गया है। आप देख लें आपकी जो पार्टियों का स्ट्रक्चर है, एक पार्टी इंटीरियर सिंध की हो गई, एक आपके इधर की अर्बन की हो गई, पंजाब की एक हो गई, सरहद की एक हो गई। बिल्कुल उन्होंने अपने कन्फाइंड कर लिए नजरियात को उसके लिए। तो जैसे कहते हैं ना, आपकी मुल्क की सोच तो है ही नहीं किसी की, और वो हुकूमत में आ जाता है जो पंजाब की बैटल जीतता है। बड़ी सीटें हैं ना, 200 सीटों में से 130 सीटें ले ले, बस बन गया वो। बाकी बलूचिस्तान कहाँ है, सिंध कहाँ है, उसको वास्ते ही नहीं, उसके तो अक्सरियत आ गई। तो ये मसला तो हल होगा नहीं। इन्हें पहले बैठ के जितनी पार्टियां एक दिन बैठ जाएं कमरे में, जैसे पॉप का नॉमिनेशन होती है कि बाहर ही नहीं निकलेंगे जब दरवाजा बंद करके, और ये जो 8-10 हमारे नासूर हैं ना, इनकी सर्जरी कर दें। और उसके बाद मैं आपको यकीन करता हूँ कि अगर यासिर भी एक पार्टी बना के वजीर आजम बन जाए ना, तो मुल्क चला लेगा। नहीं सही, तो ये बताइए कि ये मुमकिन कैसे होगा? ये कुल जितनी भी कभी भी मुमकिन नहीं होगा। अब आप इनके अंदर देखें, ये कहने को तो अपने नाम के साथ जमहूरियत लगाती हैं, लेकिन क्या इनके अंदर जमहूरियत पाई जाती है? सब पे वन मैन शो है। इमरान आज नहीं होगा आपका, कासिम के वालिद नहीं होंगे तो पीटीआई जीरो होगा। हाँ, टोटल बिल्कुल ऐसा ही है। टोटल चलती नामों कोई वो नहीं, नामों पर चलती हैं, और नामों से पार्टी खत्म होती है और नामों से बढ़ती है। बिल्कुल ऐसा ही। तो कैसे होगा? उधर देखें 3 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं इंग्लैंड के। 3 प्राइम मिनिस्टर 1.5 साल में। इतनी सी बात पे वो जो आपका वो था ब्रेग्जिट के ऊपर 3 प्राइम मिनिस्टर बदल दिया। तो तुमने क्या वादा किया था, क्या हुआ? नहीं, दूसरी पार्टी चेंज नहीं हुई, पार्टी वहीं पे है, मगर प्राइम मिनिस्टर चेंज। पार्टी एग्जिस्ट करती है, वोट पार्टी का होता है, इधर इंसानों का वोट होता है। और दूसरा जो हमारी टेक्निकल मिस्टेक है ना इस मुल्क में, हमारी जो टोटल मईशत है ना, उसका 60% जो है ना अनडॉक्यूमेंटेड है। और जब तक वो अनडॉक्यूमेंटेड रहेगा यासिर, आप किसी चीज में सर्टेनिटी ला ही नहीं सकते कि आपका स्टॉक कहाँ जाएगा बिल्कुल मुमकिन आपका जो है डॉलर कहाँ जाएगा, आप कितना कर्जा लेंगे। मतलब गवर्नमेंट किस चीज पे रह के कैलकुलेशन करे? जीडीपी पे करे, इन्फ्लेशन पे करे, किस पे बैठ के अपने बजट्स और अपनी डेवलपमेंट करे? रेवेन्यू पे करे? नहीं, वो पता ही नहीं है, डिटरमिन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ना कोई ऐसा है यार। 20 लाख 26 करोड़ की आबादी में 20 लाख टैक्स पेयर हैं। वो मुल्क, मतलब मैं तो कह रहा हूँ ये कैसे एग्जिस्ट कर गया? अल्लाह के किसी करिश्मे का निशानी है कि पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है और न्यूक्लियर पावर है। अदरवाइज ये पेपर पे कैलकुलेशन, किसी आप माहिर इससे बात करें इकोनॉमिक्स के, वो कहिए एग्जिस्ट कर नहीं सकता ये मुल्क किसी सूरत से, कि 10 रुपए कमाता है और 20 रुपए खर्च करता है। वो 20 में 10 रुपए कर्जा लेता है और लिए जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कम होता है आज का। तो ये हमें कंट्रोल, और ये कंट्रोल किसी भी सूरत से नहीं होगा जब तक हमें बहुत हार्ड डिसीजन लेने होंगे। हम सिर्फ इलेक्शंस, और वो खेलती है एस्टेब्लिशमेंट। ये कैसे ले सकते हैं, ये तो बताइए। देखें, अनडॉक्यूमेंट का जो है ना, मैं आपको बड़ा गौर से मैं देखता हूँ, कभी कभी बैठता हूँ जिन लोगों में, मेरे अपने दोस्त हैं, सिटिंग्स, उनकी बातचीत से मेरी शुरू से ये आदत है, मैं चाहे चाइना में जाऊँ, अमेरिका जाऊँ, मैं वहाँ की कल्चरल सिस्टम को देखता हूँ, खाना कैसे खाते हैं, रात को कैसे सोते हैं, सुबह कैसे, ताकि अगर आपको पता होगा दुनिया में जितने बड़े बड़े फिलोसफर गुजरे हैं उनके सफरनामे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। आप देख लो, उन्होंने सफर किए और सफर से चाइना इधर सबसे ज्यादा सीखता ही सफर से। तो मैंने ये एनालाइज किया कि रिश्वत होती है डिफरेंट। एक किसी ने कह दिया आईपीपीज में रिश्वत ले ली, फिर वो आईपीपीज के पैसे के अंदर एक गवर्नमेंट ने रिश्वत ली, ये मेक सेंस, ये एक अलग बात है, 2 अरब 4 अरब। हमारा मसला ये नहीं है। हमारे मुल्क का जो अनडॉक्यूमेंटेड आपकी है मईशत, वो मसला है। और आप देखें 60% है। अगर आपकी आज 300 बिलियन डॉलर की जीडीपी है, तो आप समझ लें आपकी 700 की
GDP है एक्चुअल, और जिस मुल्क की 700 की हो जाए और 5-10% से राइज कर रहा हो तो ये 5-10 साल बाद निकल के बाहर आ सकता है। और उसकी बेसिक प्रॉब्लम आज मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है बहुत सारे मेरे दोस्त और वो बुरा भी माने, ये जो फ्रंट मैन सिस्टम आया ना आज से 20 साल पहले, इसने इस मुल्क की मईशत को बर्बाद कर दिया। देखें, पहले आपको याद होगा FIA ने छापा मारा, एंटी करप्शन ने छापा मारा, घर से 2 करोड़ कैश मिले, ऐसे होता था? ऐसे ही। अभी नहीं होता, अब नहीं होता। अब इस माफिया ने एक प्लान किया है कि हमने इस मुल्क में ये वाला निज़ाम, जैसे होता है कम्युनिज्म कैसे डालना है, कैपिटलिज्म कैसे करना है, कि ये निज़ाम हमारा जो ब्राइबरी, रिश्वत और किक बैग्स का है, इसको कैसे सेटल करना है। और जितने कंसल्टेंट मतलब पकड़ने वाले होते हैं, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसल्टेंट हैं जो बताते हैं कैसे बचना है आपने ना। कि आपके FBR के जो चेयरमैन बने, ये सब वो लोग थे जो बताते थे कि आपने टैक्स से कैसे बचना है, और ये सारी हमारे यहाँ, मैं गौर से अगर आप देखें, हो सकता है आप इख्तलाफ भी करें, 4 बिजनेस ऐसे हैं जो टोटल इस पाकिस्तान में बने ही अनडॉक्यूमेंटेड मईशत के लिए। पहला, ये कार डील जितना है ना, ये सारा इसी बेस पे है। 1 करोड़ की गाड़ी लेते हैं, 1 करोड़ 10 लाख की बेच देते हैं, और वही कैश लेके फिर 1 करोड़ 10 की गाड़ी ले लेते हैं। टोटल कैश पे ये काम हो रहा है, और फाइलें घूम रही हैं, प्रॉपर्टी कुछ नहीं हो रही। दूसरा, रियल एस्टेट और बिल्डिंग, सारा आपका हराम का पैसा इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तीसरा, आपके जो डॉलर मनी एक्सचेंज है ना, इसके अंदर सारा गेम हो रहा है, या स्टॉक के अंदर सारा गेम। और चौथा, आपका ये गोल्ड के अंदर हो रहा है, सारा कैश का बिजनेस गोल्ड के अंदर जाता है, और वो डेली बेसिस पे आपके पास 1 करोड़ रुपए आप गोल्ड खरीद के रख लें। अब आपने कहीं रिपोर्ट भी नहीं करना। इसका एक और भी तरीका है, लेकिन चलिए ये स्टॉक्स वगैरह का तो स्टॉक्स तो चलें, डॉक्यूमेंटेड है, काम होता कैसे है। हाँ, लेकिन इसमें कार्रवाई कैसे होती है? बिल्कुल, गाड़ियों के अंदर इधर मखसूस गाड़ियों के फ्रंट मैन्स हैं, बड़े बड़े डीलर्स हैं, उनके पास अपना कोई पैसा नहीं है जी। इन्वेस्टर्स हैं, और इन्वेस्टर्स कौन है? कोई DIG होगा, FBR का चेयरमैन होगा, फौज से उसका ताल्लुक होगा, कोई जज होगा, कोई ये मुख्तियार कार होगा। इस तरह के लोग हैं जो अपना डेली का कैश, आप गौर से सुनना, डेली का कैश जो उनको कलेक्ट होता है, वो लाके ऐसी जगहों पे पार्क करते हैं, और उनसे कहते हैं कि अब इसको इन्वेस्ट करो, और रेगुलर बेसिस पे पूरा कंप्यूटराइज पे उसका जो रिसीवेबल, पेएबल सारे सेट है, और मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस पे हमारा प्रॉफिट उसके अंदर डाल के हमारी इन्वेस्टमेंट को पार्क करते जाओ। ये गाड़ियों में होता है, 1 गाड़ी ले ली, 4 गाड़ियाँ ले ली। यासिर बेचने जा रहा है, अच्छी वैल्यू की गाड़ी है, वो फूट करेगा इन्वेस्टर को, यार ये 20 लाख की गाड़ी बिक रही है, तो हम ले लें, बोले ले लो, 20 लाख दे देगा, वो ले लेंगे, बाद में 22 लाख की बेच देंगे। टोटल ये एक बिजनेस है। उससे सारा ज़्यादा ख़तरनाक जो है, जिसको पैटर्नशिप मिली है हुकूमत की, वो ये रियल एस्टेट और बिल्डर्स हैं। मैं ऐसे बिल्डर्स को जानता हूँ यासिर, यकीन करो, उनके पास डेली बेसिस पे ये जो 5-6 नाम लिए ना मैंने, ये आके बैठते हैं। अच्छा, उनका जो नेक्सस है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है उन्होंने कि उनको आप पकड़ भी नहीं सकते। ये हम ऐसे नाम लेते हैं कि वो प्रेसिडेंट फलाने और बिलावल, ये सब हवा की बातें हैं। फिजिकली जो हो रहा है ना, वो इस तरह हो रहा है कि एक ग्रुप है जिसके अंदर समझ लें FIA, एंटी करप्शन, FBR, SCCP, मुख्तियार कार, कमिश्नर, IG, DIG, वो रैंक जो इंक्रोचमेंट के इंचार्ज हैं, वो ये सब का एक नेक्सस है, और इन सब का एक फ्रंट मैन है, वो बैठा हुआ है। ये डेली की अपनी कलेक्शंस जो है या वीकली की कलेक्शन इसके पास जमा कराते हैं, और वो अपने नाम से, देखें ये कोई वो नहीं है कि कोई इलीगल काम कर रहे हैं, पैसा इलीगल आ रहा है कैश में टोटल, बिल्कुल। और उसके बाद वो उसको चैनलाइज कैसे कर रहा है, पहले तो ज़मीन ही जो 1 करोड़ की थी
वो 20 लाख में खरीदी गई। बैरियर टाउन का केस देख लें, सारी इलीगल ज़मीन खरीद ली, है ना, और ली 30 एकड़ वैसे और 50 एकड़ वैसे उस पर इंक्रोच करके और अपना बैरियर टाउन। अभी देखें सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। आप आधा कराची देख लें इसी तरह बना है, जो सामने आ रही है पिक्चर वो पकड़ी जाती है, नेस्ला टावर तोड़ देते हैं, बाकी हज़ारों ऐसे पड़े हैं जिसमें आपकी फौज इन्वॉल्व है, जिसके अंदर आपकी आर्म फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, वो वैसे ही पड़े हुए, कुछ भी नहीं कर सकते, वैसे ही शादी हॉल, वैसे ही पोस्टर सारे चल। अब वो जो पार्क करते हैं ना, वो इस तरह करते हैं कि पहले तो जो माफिया है ना, इंक्रोचमेंट माफिया, वो इन्वॉल्व है, जो ज़मीन को कब्जा करते हैं पौने पौने। ऐसे मैंने देखा, अभी मैं पिछले हफ्ते के बैठा, जिनका काम ही है कि आप बता दो यार ये मेरा मकान है, प्रॉपर्टी है, ये कब्जा हो गया, हम छुड़ा देंगे, 30% आप ले लो, बाकी हमारा। कैसे छुड़ाते हैं ये आपका मसला नहीं। अब जिसका पैसा डूबा हुआ है वो तो बोलता है यार 30% भी मिल जाए, 1 करोड़ में 30 लाख वरना तो गया हमारा, हम तो ले ही नहीं सकते। तो वो छुड़ाने वाले पहले वो जगहें लेते हैं इम्पोर्टेंट, प्राइम एरिया को पकड़ते हैं, और उसके अंदर जो वो आपका KDA, CDA, MDA जितने हैं उसके लोग उस नेक्सस के अंदर हैं जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं। उसके बाद उस पर बिल्डिंग बनती हैं, उसके बाद चाहे वो बिकती है या किराए पे जाती है। और ये साइकिल ऐसा है कि एक आदमी, अगर आप गौर से देखें, टोटल कैश पे बिजनेस कर रहा है। इसलिए देखें इधर बिल्डिंग जितनी है ना, सब कैश पे बन रही है। कोई चेक से मैंने नहीं देखा किसी को कि उसने चेक से लोहा खरीदा हो, चेक से सीमेंट खरीदा हो, चेक से, वो सारा कैश पे हो रहा है। कैश पे जितने मजदूर, जितने कॉन्ट्रैक्टर, जितने सीमेंट, सारा उसी से आ रहा है। वो सारा कैश वो यूटिलाइज करता है, एक खूबसूरत बिल्डिंग बनाता है, अच्छी, उसको किराए पे देता है, 17% उसके ऊपर टैक्स कटवाता है, 17% टैक्स कटवाता है जो, और वो भी उस किराएदार से लेता है। अगर मिसाल 20 लाख का उसने प्रॉपर्टी किराए पे दी, बड़े बड़े प्लाजा बन रहे हैं, और वो ये जैसे इम्तियाज स्टोर्स हैं, इनको किराए पे दिया, बैंक को दिया, 17% टैक्स दे के उसको लीगल करा के वो फ्रंट मैन के नाम पे चल रहा है। और वो जो किराया आ रहा है वो उस सिस्टम के थ्रू, वो जो उन्होंने बनाया हुआ है ना एक सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू जिन जिन लोगों के उसके अंदर पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि वो मर भी जाए तो उसके बच्चों तक को वो जाएगा, जो उसने अपनी 10 साल की सर्विस में हराम का कमाया था, वो सारा यूटिलाइज होके और वो सारा उधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब आप बताएं इसको किस तरह आप रोकेंगे? मतलब इसमें कौन सी गवर्नमेंट, आपका वो जो पूरा इदारा है ना, देखें 2 एंटी करप्शन के लोग उसके अंदर हैं। अगर आपने केस फाइल किया तो उन्हीं के पास जाना है ना। कमिश्नर इन्वॉल्व है, डिप्टी कमिश्नर इन्वॉल्व है, मुख्तियारकार इन्वॉल्व है, FBR। आप FBR से पकड़ेंगे ना कि यार ये कैश का इतना बैंक में तुम्हारे ट्रांजैक्शन। यार मैं हैरान होता हूँ, मैं अगर 10 लाख रुपए जमा कराने जाऊँ तो कितनी इन्वेस्टिगेशन होती है। ऐसा ही है। वो नामुल्ला जो सेक्रेटरी थे हमारे कासिम के अब्बा के, बनी गाला के, 3 करोड़ यार 30 मिलियन उसने कैश जाके बैंक में इसके नाम पे जमा कराया, कैश जी। किसी ने पूछा यार 30 मिलियन पहले तो किन डिब्बों में रख के लेके गया था यार वो 30 मिलियन डिब्बों में 5-5 हजार का भी नोट अगर वो लेके गया, क्या किसी ने पूछा कि यार ये 30 मिलियन का कोई सोफा बिकता है? बताइए। और उस दिन उसने जमा कराया जिस दिन वो घड़ी बेची गई, उससे एडवांस लेके इधर जमा करा के और वो 3 करोड़ की पेमेंट कर दी गई। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जिसके लिए कोई, मतलब मैं बोलूं यार बाहर धूप निकली हुई है, मुझे कोई सबूत देना है, सामने नजर आ रही है। अब बताओ 30 मिलियन कैश डिपॉजिट, और इस मुल्क के अंदर कोई शरीफ आदमी 10 लाख रुपए जमा कराए, उसकी आपकी ऐसी तैसी कर देंगे आपसे। वो आपने ज्यादा बताया, 1 लाख भी आप जमा कराने जाएं आपके पीछे शनाख्ती कार्ड दो, ये दो, फलाना दो, कहाँ से आई सोर्स ऑफ इनकम, सेविंग सर्टिफिकेट्स मेरी वाइफ के रिटायरमेंट के बाद के, और चीज़ें उनकी वालदा की जायदाद के, उसके यार एक दिन सारे लॉक कर दिए, कह रहे हैं इनकी सोर्स ऑफ इनकम बताओ। मैंने बोला मैं चलता हूँ जरा उसको सीधा करके। आज से आप सर्टिफिकेट दो, सोर्स ऑफ इनकम पूछो, पीछे 5 साल से 6 साल से वो चल रहा है महबूब सर्टिफिकेट रिटायरमेंट वाला, और आज आप पूछ रहे हो कि सोर्स ऑफ इनकम एफिडेविट्स पे दो। यार ये कैसा सिस्टम है यार? और जो करोड़ों का आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, 30 मिलियन की कैश जमा करा के उससे आपने पूछा नहीं। मैं वही इब्तिदाइया में मैंने जैसे अर्ज किया कि जितने भी इदारे हैं
और यही वजह है कि लोगों का एतमाद उठ गया है। और दूसरी बात ये कि जैसे भी आपने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ ही खुद इस तरह सिस्टम से आई हों तो फिर नतीजा यही और निकलेगा यासिर कि जो इदारों उस में ग्रुप हो में, रहा उस है। नेक्सस में 2-3 पॉलिटिकल भी होंगे, बिल्कुल MNA, हैं। MPA और इस टाइप के लोग भी होंगे, और उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। क्या आप बोलें कि ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं या MQM के? नहीं, इनका ताल्लुक उस माफिया से है, वॉट एवर द पार्टी। उसमें 2 पीपल्स पार्टी के भी होंगे, 1-2 MQM के भी होंगे। और सबसे मलिक रियाज का क्या स्टैंडर्ड था, आप बताएं। अच्छा, मैं एक, जैसे भी आपने इसका तस्करा किया, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहे हैं, अब आप जैसे शहर कराची की मिसाल लीजिए, आपको जगह जगह सिग्नल के ऊपर कहीं आप 2 मिनट के लिए गाड़ी रोक के खड़े हो जाएं, आपको एक फ़ौज आकर घेर लेगी। जब हमने इसके ऊपर प्रोग्राम शुरू किए, इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तो पता चला कि पुलिस के हाई रैंक ऑफिसर्स जो हैं इसके अंदर, वो इन लोगों को ऑपरेट करते हैं कि कौन सा इलाका किसको कितने ठेके पे देना है। ये हमें उस वक्त पता चला तो हम हैरान रह गए। फिर आप देखें जगह जगह आपको गुटखा माफिया, ये माफिया नजर आ रहा है, वो खुलेआम कराची काम की कर रहे हैं। टोटल पार्किंग जो है इस माफिया के हाथ में है। जी। और उन्होंने 1000 रुपए 600 रुपए दिहाड़ी का एक आदमी खड़ा किया, एक रसीद दी हुई है। अब वो 20 मिल जाए, 30 मिल जाए, बस वो जाली। मैं बोर्ड बेसन का भी, खाना खाना। जी, यार किसने पार्किंग इज अलाउड की? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, सिंध है, कौन सी उसने, मगर उसको पता ही नहीं है। उसको पता ही बस नहीं। आप को 30 रुपए 40 रुपए, और मैं कहता हूँ दिन के कम से कम 20 से 25 हजार रुपए वो लेके जाता है एक स्पॉट से। नहीं, ज्यादा ले जाता मैं होगा, मतलब जो ज्यादा ले छोटे जाता। की कह रहा हूँ, जी, जाऊँगा जी, ना, जी, जी। 20 से 25 हजार, 20 से 25 हजार। यार यासिर बताओ क्या वैल्यू रखता है यार, लाखों में इनकम आ रही है। आपने जो है 20-20 हजार के 2 उधर लड़के खड़े कर दिए बिल्कुल पख्तून, ऐसा और ही वो है। बस करोड़ों रुपए टोपी बाहर लगाए हो रहा है। पीले रंग की बिल्कुल ऐसा टोपी का मतलब पार्किंग, और बस वो पार्किंग में। तो इस तरह इन्होंने पूरा एक स्टेट के अंदर एक स्टेट बना दी है। जी, जी। और अब आप पकड़ने जाएं किसी DIG को या SP को, मतलब एंटी करप्शन वाले, देखो कोई रेड हैंडेड उसकी शामत आई है लेते हुए, तो वो तो अलग मसला है। बिल्कुल ऐसा ही। अदरवाइज आप पकड़ ही नहीं सकते ना। उसके घर में कोई कलेक्शन होगी, ना उसका वे ऑफ स्टाइल ऐसा होगा, सारा उसका सेपरेट चल रहा है। और दूसरा ये है कि वो जो कलेक्शंस भी है ना, ऐसी कलेक्शंस हैं जो वो लोग नहीं ले रहे। अब वही फ्रंट मैन के पास बता दिया जाता है कि आपने ये जो 10 लाख रुपए देने इस काम के, ये जाके फलाने आदमी के पास जमा करा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। यार एक एक जज, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 1 करोड़ रुपए सिर्फ रिश्वत दी अपने केस को सेटल कराने के लिए। अब वो 1 करोड़ जो जज लेगा, आप बताओ वो कहाँ पार्क करेगा उसको? कर सकता है नहीं। 1 मिनट में एसेट्स डिक्लेयर करें, ये करें। अभी देखें सारे जजों के और उनके मसला खड़ा हो गया ना। अभी वो तारिक साहब का भी एक ने कर दिया था फाइल के इन्होंने लोन लिया था, वो आतिर नहीं किया। ये तो इतना अब आजकल सिस्टम हुआ है कि मैं आप चैलेंज कर सकते हैं। तो इन्होंने तो ऐसा स्ट्रॉन्ग एक नेक्सस बना के सिस्टम कंप्यूटराइज कर दिया है। और हम रोने लगे उसके ऊपर, फरागोगी पे। फरागोगी इज वन ऑफ द केस। कितने कैरेक्टर है, बिलियंस में ऐसे केस हैं जिनका काम ही है। कराची में 4-5 बड़े बिल्डर्स हैं जिनका काम ही है कि जितने बड़े बड़े राशि अफसर्स हैं उनको अकोमोडेट करते हैं, और उनको मंथली वीकली बेसिस पे उनका रिटर्न बैक जाता है। जैसे आप एक कंपनी चला रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंदर शेयर बट रहे हैं, शेयर से पैसा जा रहा है। पूरा स्टेट के अंदर एक स्टेट है और एक फ्रंट में। सेम वे में ये जो हुआ था गोगी का, यार मुझे बताओ, अगर ट्रांसफर्स उसके ऊपर कोई कैश लेगा, मिसाल 10 लाख 20 लाख रोज के 1 करोड़ ले रहा है, किधर पार्क करेगा? आप मुझे बताओ ना। वो नोट कहाँ रखेगा? ट्रंकों में रखेगा, तहखानों में रखेगा, कहाँ रखेगा? अच्छा, तो ये हो रहा था उस वक्त जब, बड़ी अजीब बात मैं आपको बताऊं कि उस वक्त ब्यूरोक्रेसी के अंदर जब हमारे अपने जो दोस्त हैं, जब पंजाब में सारी सूरत हाल थी, तो हमने उनको एक दफ़ा ऐसे पूछा कि आपने ये पोस्टिंग जो है ये ली है इसके लिए, उसने कहा कि इसका एक रेट जो है वो मुकर्रर है। और ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जो जिन मामलात को समझ से उनको पता है कि क्या कुछ पंजाब के अंदर होता रहा। यहाँ भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं थी, लेकिन ये सब कुछ हो रहा था सबको पता कि ये रेट है, इधर पोस्टिंग चाहिए। यार ये रेट्स कराची के तो हमें मेरे ख्याल से 40 साल से पता है कि आपको चाकीवाड़ा के अंदर पोस्टिंग करानी है। अगर आपको लालू खेत 10 नंबर की करानी है, उधर जितना कलेक्शन है ठेले वालों का, वो उसके हिसाब से वहाँ के SHO की पोस्टिंग है। मैं खुद, मेरे साथ मेरा एक स्टूडेंट था,
वो जब SHO बन गया, एक कराची का इलाका सदर एक है, तो वो एक दावत रखी गई। मैंने कहा ये दावत किस खुशी में? मैंने कहा यहाँ का जिसको पोस्टिंग मिलती है उसको जो है ये पहनाया जाता है कि उसने बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि उसकी वजह आपको बखूबी उसका अंदाजा उसकी डेली की कलेक्शन है, वो उसको पता होता है कि मैं 2 महीने में रिकवर करना है, चौथे महीने बाद मेरा ट्रांसफर हो जाना है, तो मैंने अपना रिकवर, और उसको पार्क कैसे करना है। देखें मैं आपको 1 करोड़ देता हूँ। अच्छा सही, तो गुफ्तगू जारी रखते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। यासिर में प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मौजूद मेहमान सईद रशीद साहब तशरीफ़ फरमाए। बात हो रही थी कुछ जो हमारे यहाँ राइज निज़ाम है, सिस्टम, उसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। बहरहाल समझना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। हर शख्स जो जी शऊर है इन मामलात को देख भी रहा है और समझने की भी कोशिश कर रहा है। ताहम ये हल कैसे हो, अब सवाल ये पैदा होता है। कोई एक इदारा, कोई एक शख्स अगर इस पूरे सिस्टम में अगर करप्ट है तो उसकी निशानदेही करके उसको शायद निशान इबरत बनाया जा सकता है। जहाँ सारा निज़ाम ही ऐसा चल रहा हो, अब सवाल ये पैदा होता है कि उसको कैसे फिर ठीक किया जाए। ये सईद भाई फरमाइए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आजकल शोर मचा रही हैं, अच्छा पहले तो ज़रा इस हवाले से बात हो जाए। एक सियासी लीडर ने अभी कुछ दिन पहले इसकी निशानदेही की कि आने वाली हुकूमत जो है वो मखलूत हुकूमत बनेगी। ये मखलूत जो हुकूमतें हैं ये किस मरज़ की दवा हैं, पहले तो ये बताइए, इससे क्या कोई नतीजा निकल सकता है? क्योंकि ये जो आधी अधूरी जमहूरियत है और इसका क्या अंजाम आपको समझ में आता है? क्योंकि मसाइल तो जू के तू रहेंगे। इससे पहले भी जो हुकूमत आई उसने कोई कुछ काम करने की कोशिश की तो उज़्र पेश किया कि जनाब हमारे पास तो कुल अक्सरियत है नहीं, 2/3 अक्सरियत होती तो शायद कुछ कर पाते, वरना तो फिर ऐसे ही चलेगा। तो ये सिलसिला लेते ही नहीं और मिलेगी नहीं, मिल नहीं सकती। पाकिस्तान में 2/3 अक्सरियत किसी को नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं कभी भी। हमेशा पहले ये होता था कि जो बड़े बड़े ताकतें, अमेरिका, ये लोग किसी मुल्क पे रूल करना होता था तो जो रूलिंग पार्टी उसको खरीदते थे और फिर रूल करते थे, ईरान में, इराक में, इस तरह। फिर उन्होंने देखा यार ये किसी वक्त भी फेल हो जाता है, तो अब वो रूलिंग को खरीदते हैं, उसके साथ एक ऑपोजिशन को भी खरीदते हैं। आप देखें जितनी मीटिंग्स होती है ना, ये आप नहीं कहेंगे वो नवाज शरीफ से हो रही है या उससे हो रही है, उन सारे लोगों से हो रही है जिनका कोई एक्टिव पार्ट है। फिर उन्होंने कहा यार ये दोनों कभी मिल जाएं आपस में तो फिर हमारी ताकत। उसके बाद एक और नीचे जो छोटा डॉग होता है ना, 5 सीटों का, 8 सीटों का, उसको भी खरीदते हैं। बिल्कुल ऐसा। 10 सीटों वाले 3 पार्टियां खरीद लेंगे टोटल उनके कंट्रोल में, और आपके सामने मिसालें में नाम नहीं लेता। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। अब जो बड़ी रूलिंग पार्टी है उसके साथ ऑपोजिशन हटा के ये छोटे जो डॉग्स थे 6-6, 8-8 पार्टियों वाले, ये उसके साथ मिला देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब बोलते तुम चलाओ। जिस दिन आपकी मर्जी की बात उन्होंने नहीं मानी, ये खींच के साइड पे ले जाते हैं, गड़प से गिर जाता है। देखें अमेरिका, इंग्लैंड में 2 पार्टियां या 3 पार्टियां टोटल। यासिर अपनी पार्टी बनाना चाहता है, ज़रूर बनाए, मगर आपको इलेक्शन में जम होना पड़ेगा किसी के साथ। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है। आपके जिस टाउन में आप रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, वहाँ की हो सकता है आपको वो मिल जाए, गवर्नरशिप मिल जाए, ये मिल जाए, मगर पार्टी आपने वही रखनी है। मेन मंशूर आपका ये है। मुझे आज पसंद है कि पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है, मैं कोई भी पार्टी है MK में, ये उसके अंदर मर्ज हो जाए और इलेक्शन हो 2 पार्टियों का। बिल्कुल सही। और वो 2 पार्टियां 51-49 से आ जाए और टिल 5 इयर्स वो 51 दो सीट्स के ऊपर 5-5 साल हुकूमत की है इंग्लैंड में, अमेरिका में 2 सीट पे। ये अभी बाइडन की कितनी अक्सरियत है, कुछ भी नहीं, 1 मिनट लगेगा इसको। अगर पाकिस्तान जैसा हो तो यकीन करो 4 दिन में आदमी खरीदे और उधर से उधर हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही। मगर ये 5 साल इसी तरह चलेगा, 2 आदमी की अक्सरियत होगी। और आप टोटल इलेक्शन देख लें, 2/3 किसी को कभी भी नहीं मिली। 51, 48, 52 इससे अक्सरियत से आते हैं, मगर पूरे 5 साल वो लोग उस पार्टी में खड़े रहते हैं, इसलिए वो पार्टी से जीते होते हैं ना।
वो यासिर के नाम से। अब आपके जो 60 इलेक्टेबल्स हैं, मैंने वो 1 साल पहले कहा था कि ये परिंदों की उड़ान से पता चल जाएगा हुकूमत किसकी बन रही है। बिल्कुल ऐसे ही। उस वक्त अगर आपने देखा हो तो सारे इस पार्टी में जा रहे थे, जरदारी साहब भी वहाँ बैठे थे, बिलावल भी, मगर सडनली एक चेंज आया। जैसे ये आए नून लीग वाले, वही बाप वही MK वो सारी उड़ के उधर जा रहे हैं। अब आप मतलब ये रॉकेट साइंस है। मैं आज आपको बता दूं किसने प्राइम मिनिस्टर बनना है और कैसे बनना है, ये सबको पता है। वही 60 सीटें 2000 के अंदर काफ लीग में थी, वही 60 सीटें 2008 में पीपल्स पार्टी में थी, वही 60 सीटें 2013 में इधर थी और 2018 में PTI में थी। वही उस पर पूरा रूल चल रहा है। उस मुल्क में आप कैसे संवार सकते हैं उस मुल्क को, जिस मुल्क के अंदर 60 गुंडे, क्रिमिनल, मर्डर, रेपिस्ट आपके असेंबली के मेंबर हों और वो हुकूमत चलाते हों। वो उसका आपके FBI वाले का एक दफा इंटरव्यू था ना कि मैंने जैसे एक नोटिस भेजा तो 20 MNA आ गए, तुम्हारा दिमाग खराब है, हुकूमत के भी और ऑपोजिशन के भी। वरना कल हम हाँ उस वक्त ये कोई नहीं देखता, वो तो सब मिल जाते हैं अपने मफादात के लिए सब। और कहा कि अगर तुम नहीं ये नोटिस आ कल तुम्हारी हुकूमत खत्म। और वो जो थे कासिम के अब्बा वो साथ बैठे हुए थे, यार सुन लो यार इसकी बात जो ये कह रहे हैं। तो जिस मुल्क में इस तरह चल रहा हो ना, मेरे वाले साहब कहते थे कि फितरत से, इंसानी फितरत से ये जमहूरियत और ये चीज़ें चलती हैं। अगर कोई बोले कि अफगानिस्तान में हम डेमोक्रेसी ले आएंगे, पॉसिबल नहीं है, उनके नेचर में नहीं है, हमारे भी मिजाज में नहीं है डेमोक्रेसी। हमारे मिजाज में ये है ही नहीं बातें कि हम ये वाली करें। ठीक है, तो जिसके कौम के मिजाज को बनाने के लिए आपको 200 साल चाहिए, 100 आपके ख्याल में ये सूट नहीं करता, ये सिस्टम सूट नहीं करता। और सूट इसलिए भी नहीं करता कि जब तक ताकत उस आदमी के पास नहीं होगी जिसने रूल करना है ना, जब तक वो कुछ करने के काबिल नहीं है, उसको हर वक्त ये फिक्र रहती है कि यार इस 1-2 साल में तो मुझे हटाना ही है इन्होंने, कोई ना कोई बहाना करके, तो इस 1.5-2 साल में मैं जितना लूट मार कर सकता हूँ वो कर लूँ, बाकी ऐसी की तैसी में जाए डेवलपमेंट। अगर आज ये पता चल जाए कि सिंध के अंदर इलेक्शन वो जीतेगा जिसकी परफॉर्मेंस होगी, अस्पताल होंगे, जिसके रोडें होंगी, ये वो, आप यकीन करेंगे मुल्क वापस हो जाएगा। कंपटीशन, परफॉर्मेंस, अमेरिका इंग्लैंड में ऐसे देखते हैं, हाँ भाई 2008 में क्या था इकोनॉमी, हमारा GDP क्या था, हमारा ये क्या था वो, और इसकी हुकूमत पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे, तो ये बताना पड़ता है। अब हमारे यहाँ तो जहमत नहीं करता कोई। अब यहाँ पर खड़े होकर जितने भी ये नारे लगा रहे हैं, बड़ी हैरानकुन बात ये है कि 70 की दहाई से जो नारे लग रहे थे, रोटी कपड़ा मकान, आज तक कुछ भी नहीं हो सका और आज भी वही नारा इस्तेमाल हो रहा है। और मज़े की बात ये है कि जो हज़ारों के मजमे में खड़े होकर वो बात दोहराते हैं। अब कॉन्फिडेंस आप देखिए, लेकिन नीचे बैठा हुआ एक शख्स खड़ा होकर ये नहीं सवाल करेगा कि इससे इतने अरसे में तुमने क्या किया जो आज तुम ये नारा जो इनके कन्वेंशंस होते हैं इलेक्शन से पहले और बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस और जिसमें पोलिंग होती है, आप उधर बातचीत तो सुने उनकी क्या है। जी वो ये थोड़ी कह रहे होते हैं कि खा गया लूट गया, ये वो अपने बता रहे होते हैं कि हमने पिछली गवर्नमेंट में ये किया था, अब ये करने का हमारा। अभी यार बाइडेन के एक बड़े उसके अंदर कैंपेन के अंदर वो एक औरत और 2 लोग खड़े होकर उन्होंने बोला ये क्या हो रहा है फलस्तीन में। देखिए ये आज़ाद कौमें होती हैं, वो परेशान हुए में परेशान करें तो क्या करें। गवर्नमेंट कहीं जा रही है, आवाम कहीं जा रही है। ये शऊर माशरे हैं, सिविलाइज माशरे हैं। यहाँ तो हमारा लीडर, और ये मैं एक के लिए नहीं कह रहा, जी सब शामिल है। अभी जो है आपका कासिम के वालिद साहब, और उससे पहले जो नून लीग थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी थी, यकीन करें वो ब्लंडर मारे, ब्लंडर ऐसा कि फ़लस्तीन को ख़त्म करके इसराइल को एक्सेप्ट कर लेना। यकीन करो उसके जितने फॉलोअर्स और फीलिंग है ना, क्या डिसीजन लिया है, यकीन करो ये इस तरह। अभी आप देखें कैसी न्यूज़ आ रही हैं, सही है गलत है, मगर देखो कोई वो एक था ना, कहते हैं कि किसी भी न्यूज़ के अंदर कुछ होता है तो जब आती है, ऐसे हवा में तो यासिर नहीं बात कर रहा है, कुछ देखा है, कुछ एक्सपोजर हुआ है इसके अंदर, देखा यार मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस गया था वहाँ, ये तो जब भी आप बोलोगे ना हमारी रिसर्च चली, ऐसे हवा में यहाँ बैठ के तुम डिप्टी कमिश्नर को बदनाम तो नहीं कर सकते ना। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ हुआ है अंदर उधर, जब भी आ रही है ना। मगर आप एक से बोल के देख लें, आप जो हमारी कराची की पुरानी पार्टी थी, उनके जिन पे बैन लगा हुआ है, आज आप उनके किसी एक आदमी से खिलाफ बात करके देखें, आपका मुंह तोड़ देगा। बिल्कुल
बोलेगा हो ही नहीं सकता, हमसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन है ही नहीं पाकिस्तान में। बिल्कुल सही। अच्छा, और दूसरा बात मैं ये समझता हूँ कि जो गद्दारी लगाई थी ना उनपे, वो भी गलत लगाई थी यार। देखें, अगर जेन्युइन लगे ना, देखें आज किसी को पकड़ा है जेन्युइन है ना, फिर उसको फांसी चढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उसको दोबारा रिलीज करना या दोबारा, अब क्यों माफिया मांग रहे हैं नवाज शरीफ के केसेस में? आपने गलत केस बनाए थे ना। अगर सही केस है उसको रिलीज करने का मतलब ये है उससे बड़ा क्राइम कर दिया आपने। जी बिल्कुल सही बात। और यहाँ इस मुल्क में यही होता है कि 1 मिनट में गद्दार कहते हैं उस पार्टी को। 4 पार्टियां ऐसी हैं आज मैं बता दूं जो अपने अपने टेन्योर में गद्दार थी, सिक्योरिटी रिस्क थी, जी आज वो रूल कर रही हैं। बिल्कुल सही। ये आता है वो कहता है ये तो सिक्योरिटी रिस्क है, इसने तो मोदी से सौदा कर, इसने तो इसराइल के नेतन से बात कर ली, हाँ, और बाद में वही रूल कर रहा होता है। यार एक दफा डिसाइड कर लो यार कि ये गद्दार है, बस खत्म, फिर उसके बाद उसका चैप्टर क्लोज कर दो। तो आप पे भी पाबंदी, नाम नहीं ले सकते तो कैमरा आ जाएगा, ये आ जाएगा। व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार? तो कर लें कि आपने जुर्म की नौयत क्या आपने सेट करनी है। अब मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ तो इस हद तक आम हो गई है गद्दारी कि जिसने सिग्नल भी ट्रैफिक का तोड़ा उसको भी उन्होंने जो है उस लाइन में खड़ा कर दिया। तो ये तो डिटर्मिन करने की ज़रूरत है। देखें, ये सारे मामला फहम लोग, काबिल लोग, वो इन तमाम चीज़ों को जो दूर अंदेश होते हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो कोई ऐसा नसीब न हुआ ही नहीं और आगे भी कोई उम्मीद नहीं है जो दूर अंदेश हो, मामला फहम हो, जो ये समझता हो कि आने वाले वक्त में क्या कुछ हो कल की सकता है। एक न्यूज़ से हुआ, जब ये देखते हैं ना केस हमारे काम का नहीं है, इसमें हम नहीं फंसा सकेंगे, तो दहशतगर्दी की उसमें वो डाल देते हैं। आप तो वकील हो, आपको मुझे वो जो केसेस थे ना, मैं कल किसी को बता रहा था, ये शाहज़ैब का जो डाला था ना इन्होंने, ये गलत डाला था यार। एक 2 लड़कों की लड़ाई हुई, एक ने मर्डर कर दिया, इसमें दहशतगर्दी कहाँ से आ गई? सिर्फ उसको रगड़ने के लिए। हाँ? अब ये वो ड्राइविंग वाला हुआ है, उन्हें नजर आया था कि ये हादसे के अंदर रह के हो सकता है 1-2 साल की इन्हें जेल हो, कुछ जुर्माना हो जाए, उठा के दहशतगर्दी डाल दी कि इनकी तो लड़ाई हुई थी। नहीं, ये तो अभी खैर उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और बहुत सारी चीजें अनफोल्ड होने की जरूरत है। नहीं, जरूरत तो है, लेकिन आपने कहा कि ये इस तरह के मामले जब तक एक फेयर ट्रायल आप नहीं देंगे सामने वाले को। यार उस वक्त के चौधरी साहब ने और साकिब निसार ने मतलब पब्लिक प्रेशर पे आके एक दफा डिसीजन हो गया, उसको वापस किया कि दहशतगर्दी में दीद नहीं हो सकती है। आप उसको रगड़ते रहे, जिस दिन ये दोनों हटे देखे उसने दीद करके फारिग हो गया। मैं तो खैर सईद भाई अब इसमें क्या कहूँ, अब ये कानूनी मामला है, इसमें और भी बहुत सारी पेचीदियां हैं। मगर नजर आ रही है यार यासिर, ये एक आम आदमी देख रहा है कि एक पुलिस वाला ड्यूटी दे रहा है, सामने से एक ने आके उसको हिट कर दिया, वीडियो बन गई, सारी चीजें, बेल लेके बाहर आ गया, केस खत्म हो गया। वेल सईद भाई, अब ये मामला ऐसे हैं कि इसके ऊपर मज़ीद बात की जा सकती है और यकीनन करेंगे भी आगे अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर। अवामी नौयत के मामला हैं, अवाम को समझने की ज़रूरत है, कोशिश करते रहेंगे कि उनको ये बात समझाई जाए। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू रहे। और जनाब, ये हमारा पहला हिस्सा था। अब एक ब्रेक के लिए हमें जाना होगा और ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है उसकी तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।